Hello guys, welcome to Study IQ. So दोस्तों, today we are going to see the next topic, that is British conquest of Awadh. Now as far as British conquest of Awadh is concerned, ये टॉपिक मैंने डेलिबरेटली लिया हुआ टॉपिक है बिकॉज इसके ऊपर ना ज़्यादा डाटा हम लोग को दिखाई नहीं देता है। एक रफ ओवरव्यू मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में ही दिया था कि दिस डायनेस्टी इज़ बेसिकली सक्सेसर स्टेट, एंड ये जो सक्सेसर स्टेट है इट वाज रफली क्रिएटेड 1722, यानी कुछ ज़्यादा चलने वाली डायनेस्टी है नहीं। 1722 में सादत खान बरहानुल मुल्क, देर आफ्टर फिर 1739 के अराउंड सफदर जंग, एंड देर आफ्टर 1754-55 के अराउंड शुजाउद्दौला, ऐसे तीन इंपॉर्टेंट नवाब जो हम लोगों को ये डायनेस्टी के दिखाई देते हैं। बट शुजाउद्दौला अल्टीमेटली साइन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, एंड तब से ये डायनेस्टी का पूरा कोलैप्स ही हमको दिखाई दिया है। अगर नॉर्मल रेफरेंस बुक आप देखोगे तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट डायरेक्टली आपको मिलेगा 1856 में, दैट इज़ कॉन्क्वेस्ट ऑफ अवध, जो डलहाउजी ने किया था अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एंड येस, इट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ओनली। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के दो पैरामीटर थे, एक तो था इलेजिटिमेट चाइल्ड का जिसकी वजह से झांसी हो सकता है, देर आफ्टर सांबलपुर, जैतपुर, वो सारे चले गए। एंड दूसरा पैरामीटर जो था वो मैल एडमिनिस्ट्रेशन का जो लगा अवध के ऊपर। तो ये थोड़ा सा आज इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे, बट ये थोड़ा सा शॉर्ट टॉपिक है, ओके। रफली इसके ऊपर भी ओवरऑल आइडिया आपको होनी चाहिए बिकॉज कोर अवध स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है वो आने के चांसेस, सिंस यूपीएससी आजकल ऐसे नए नए एरिया देख रहा है तो आ सकता है। मराठास है, बंगाल है, मैसूर है, एंड देयर आफ्टर इवन सिख है, इनके ऊपर बहुत सारे सवाल अब आ चुके हैं। तो ये जो छोटी छोटी जो डायनेस्टीज़ है जैसे अवध वाली, उनको थोड़ा सा कवर अप करना इंपॉर्टेंट है, तो उसी के ऊपर आज थोड़ी सी बात करेंगे। बट अगेन जाने से पहले आपका ये जो है दैट इज़ एंटायर पीपीटी यू विल गेट एट द टेलीग्राम चैनल ऑफ आस, एंड देयर आफ्टर अगर आपको कोई डाउट रहेगा पर्सनल देन यू कैन सेंड इट टू मी ऑन द इंस्टाग्राम चैनल ऑफ माइन। एंड इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर सेंड करने का यू विल हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 4 to 7 डेज़। मैं यूजुअली सैटरडे संडे को ही रिप्लाई करता हूँ, तो सैटरडे संडे तक आपको रिप्लाई जो है बेसिकली नहीं आएंगे। डेली बेसिस का थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है आजकल, तो सैटरडे संडे तक तो आपको रिप्लाई आ ही जाएंगे। तो लेट्स गो, एक एक करके देखेंगे। तो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल का ही एक पार्ट रहा है अवध। तो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल जैसे ही हुआ तो बंगाल के साथ साथ अवध जो है वो भी एक सब्जुगेट हो गया था, तो दैट्स वाई बंगाल के अंडर ही एक छोटा सा पार्ट है, इसको आप थोड़ा सा जो है देख लेंगे। तो सबसे पहले अवध का अगर हम लोगों ने लोकेशन देखा देन दिस इज बेसिकली द अवध। ये अवध जो है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट सिटी अगर कोई रहेगी तो इलाहाबाद है, एंड इलाहाबाद से लेके लखनऊ वाला जो बेल्ट है ये सारा का सारा यू कैन रफली कंसिडर अवध वाला एरिया। एंड यही अवध वाले एरिया में हमने देखा था कि 1722 में सादत खान बरहानुल मुल्क ने अर्लीस्ट लेवल पे ये अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम जो है फॉर्म की थी। ये इंडिपेंडेंट किंगडम फॉर्म क्यों हुई थी उसका रीज़न भी हमने देखा था लेटर मुगल्स में। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम मोहम्मद शाह रंगीला वॉज देयर। मोहम्मद शाह रंगीला मुग़लों का एम्पेरर था, एंड मोहम्मद शाह रंगीला उसने इंटरनल कोर्ट इंट्रोड्यूस करके पहले अपने पैटर्न जो थे सईद ब्रदर उन्हीं को मरवा दिया एट द हैंड ऑफ जुल्फ़िकार अली, एट द हैंड ऑफ नवाब ये जो है दैट इज़ असफ जहाँ निज़ामुल मुल्क, एंड देयर आफ्टर फिर सादत खान। बट ये सादत खान वाला फैक्शन एंड देयर आफ्टर असफ जहाँ वाला फैक्शन, इवन दे वर नॉट हैप्पी विद द एम्पेरर। एम्पेरर जो है वो थोड़ा मैरी मेकिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। वी हैव ऑलरेडी सीन कि मोहम्मद शाह रंगीला को रंगीला क्यों बोला जाता है, बिकॉज रंगीला जो है ही वॉज अ डांसर। तो रैदर देन टेकिंग केयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों को एंटरटेन करने में ही इसका ज़्यादा ध्यान लगा रहता था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कहा भी जाता है कि इसका ऑलमोस्ट 2 कोस दूर जो है हारिम हुआ करता था, जिसमें एक बार गया तो महीनों बाहर नहीं आता था। एंड इन दैट कैपेसिटी असफ जहाँ एंड सादत खान बरहानुल मुल्क ये दोनों एम्पेरर से अपसेट थे, एंड धीरे धीरे उनको रियलाइज़ हो गया कि एम्पेरर ने जैसे पहले सईद ब्रदर्स को मार दिया था वैसे ही अपने को भी मारने के चांसेस, एंड दैट्स वाई बोथ ऑफ देम रैन अवे फ्रॉम द कोर्ट। एक ने हैदराबाद में इंडिपेंडेंट किंगडम बना ली दैट इज़ निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ, उनके ऊपर भी लेटर ऑन पढ़ेंगे, एंड एक ने अवध में इंडिपेंडेंट किंगडम बना ली दैट इज़ सादत खान बरहानुल मुल्क। बट एज आई टोल्ड यू सादत खान बरहानुल मुल्क जो है उसका कुछ ज़्यादा अच्छा एंड हुआ नहीं। इसके ऊपर भी हम लोगों ने देख ही लिया था कि सादत खान बरहानुल मुल्क अल्टीमेटली गॉट हिमसेल्फ एंटेंगल्ड ड्यूरिंग द बैटल ऑफ करनाल। ये बैटल ऑफ करनाल कब हुआ था, तो नादिर शाह के इन्वेजन के टाइम पे, एंड अल्टीमेटली ही हैड टू कमिट सुसाइड। तो लेट्स गो एक एक करके ये तीनों इंपॉर्टेंट जो नवाब हैं हम लोगों को वो भी देखना है, सादत खान, देयर आफ्टर फिर सफदर जंग, एंड देयर आफ्टर शुजाउद्दौला। एंड ये तीनों के साथ साथ हम लोगों को ये भी देखना है कि अवध के जो लेटर नवाब थे उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की, एंड ये अवध जो है अल्टीमेटली कोलैप्स कैसे हुआ। तो लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहले जो है सादत खान बरहानुल मुल्क हिमसेल्फ, एंड एज आई हैड टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि जैसे ही ये लोगों ने अपना इंडिपेंडेंट कार्व आउट करना चालू किया था तो इंडिपेंडेंस ट्रू इंडिपेंडेंस नहीं था।
सक्सेसर स्टेट में हम लोगों को एक टेंडेंसी दिखी हुई है, जैसे हमने बंगाल में भी देखी थी कि बंगाल में मुर्शिद कुली खान जब तक था तो मुर्शिद कुली खान ने एटलीस्ट फॉर द प्रिटेंस मुगलों की सुजराइनिटी एक्सेप्ट करके रखी थी। इट वॉज लेटर ऑन अलीवर्दी खान जिसने प्रॉपर इंडिपेंडेंस लिया था जब उसने मुगल कोर्ट को रेफर करना ही बंद किया वाइल मेकिंग इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट एंड वाइल टेकिंग क्रूशियल डिसीजन एज फार एज बंगाल इज कंसर्न। तो वैसे ही अवध में भी आपको दिखाई देगा कि एज फार एज दिस किंग्स आर कंसर्न, तीनों के तीनों जो है दैट इज बेसिकली दिस वन, देर आफ्टर फिर इसके बाद सफदरजंग एंड सफदरजंग के बाद शुजाउद्दौला, ये तीनों ने हमेशा से मुगल सुजराइनिटी एक्सेप्ट करके रखी थी एटलीस्ट फॉर द नेम से। बट वाइल एक्सेप्टिंग मुगल सुजराइनिटी लोकल लेवल के जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते थे वो ये लोग खुद ही लेते थे एंड खुद लेने के साथ जो अपने लॉयल लोगों को भरने का काम जो इन्होंने करके रखा था। एंड एज अ नवाब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी इन पर्टिकुलर प्रोविंस, देन वहाँ का जो मिलिट्री फोर्स होता है वो एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो। मुर्शिद कुली खान बंगाल के टाइम पे भी हमने देखा था कि जैसे ही वो नवाब बना उसने सबसे पहले क्या किया था, जो छोटे मोटे ज़मींदार हैं उनको भगा दिया एंड आफ्टर अपने लॉयल ज़मींदार जो है वहाँ पे ला के रख दिए थे। तो वही वाली चीज़ आपको यहाँ पे भी दिखाई देगी कि जैसे ही गॉट दिस एंटायर अवध वाला एरिया टू कंसोलिडेट हिज पोजीशन, उसने जो लोकल लेवल के रिबेलियस एलिमेंट है, ज़मींदार हो सकते हैं, चीफ्टेन हो सकते हैं, उनको सप्रेस करना चालू किया। ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज है, इसको भी थोड़ा बहुत याद रखना है। फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ अकबर ऑनवर्ड हम लोगों को दिखाई दिया कि ज़मींदार एंड आफ्टर चीफ्टेन्स में जो है एक स्मॉल डिफरेंस जो हमको दिखाई दिया है। ज़मींदार एज द नेम सजेस्ट ज़मीनदार, ज़मीन का मतलब होता है लैंड एंड आफ्टर फिर दार का मतलब होता है होल्डर। तो लोकल लेवल पे जो आपको लैंड होल्डर दिखाई देंगे, कौन होते हैं ये लैंड होल्डर? अगर नॉर्थन बेल्ट में हम लोगों ने देखा तो मुकादम हो सकते, खूट हो सकते, राय हो सकते, राणा हो सकते, रावत हो सकते हैं। तो ये जो कम्युनिटीज़ है ये सारी की सारी कौन है? लैंड होल्डर। लेटर ऑन इसमें आप ठाकुर भी जोड़ लो एंड लेटर ऑन इवन आप इसमें जो है टैगोर एंड आफ्टर मुखर्जीज भी जोड़ लो। तो ये सारी लैंड होल्डर कम्युनिटीज़ है अक्रॉस बंगाल से लेके दिल्ली वाले एरिया के बीच में। एंड ये जो लैंड होल्डर कम्युनिटी, इनको ज़मींदार बोला जाता था, जबकि स्मॉल किंग जो हुआ करते थे, स्मॉल किंग मतलब जिन्होंने अपने लिए राजा वाला टाइटल जो लेके रखा था। बहुत सारे लोकल लेवल के अब राजा रजवाड़े जो आपको दिखाई देंगे उत्तर प्रदेश में भी मिलेंगे। देयर आफ्टर इवन यू विल गेट दिस काइंड ऑफ द राजा रजवाड़े इन राजस्थान वाला एरिया ऑल्सो। जो लोकल लेवल पे ज़मींदार तो है बट ज़मींदार के साथ साथ इन्होंने खुद को किंगशिप वाली पावर जो है वो भी लेके रखी है। मतलब देयर पावर इज़ नॉट ओनली इन द लैंड, देयर पावर इज़ ऑल्सो इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये लोकल चीफ्टेन होते हैं। इनको सबसे पहले सप्रेस करने का काम अकबर ने ही किया था। अकबर के ऑफिशियल रिकॉर्ड में हम लोगों को एक चीफ्टेन वाली पॉलिसी भी अकबर की दिखाई देती है, जहाँ पे हम लोग को दिखाई देता है कि अकबर जहाँ जहाँ पे जाता था वहाँ पे चीफ्टेन्स को फरमान भेजा जाता था। अगर चीफ्टेन सरेंडर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो अकबर जो अपना मिलिट्री कमांडर भेज के वो चीफ्टेन को हरा के अपने अंडर लाने का काम करता था। एंड बाय एंड लार्ज ये सारे ही चीफ्टेन जो है उन्होंने अकबर के टाइम पे एंड बाय द टाइम पीरियड ऑफ औरंगजेब मुगलों की सुजराइनिटी एक्सेप्ट करके रखी थी। एंड वही वाला पंगा है कि जैसे ही ये सुजराइनिटी ब्रेक होती हुई दिखाई दी, जैसे ही मुगल एम्पायर वीक होता हुआ दिखाई दिया, जो हमने पहले ही बात करके रखा है कि इंटरनल स्ट्रेसेस दिखाई दिए, तो ये इंटरनल स्ट्रेसेस की वजह से ये चीफ्टेन जो है लोकल लेवल के राजा रजवाड़े जो है उन्होंने भी बगावत करनी चालू कर दी। एंड दैट्स ये रिबेलियस एलिमेंट को सप्रेस करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि ये जब तक शांत नहीं होगे तब तक आप एक अपनी कैपिटल में बैठ के, मतलब इलाहाबाद में बैठ के, इनकी कैपिटल इलाहाबाद पहले हुआ करती थी, वहाँ पे बैठ के कंसोलिडेशन के मेजर जो है नहीं कर पाओगे। एंड दैट्स सबसे पहले रिबेलियस एलिमेंट जो है उनको जो है आपको क्या करना पड़ेगा, उनको आपको शांत करना पड़ेगा। और ये रिबेलियन भी काफ़ी ऑर्डिनरी चीज़ हमने पहले ही देखा था कि स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत हमको ये दिखाई दिया है कि जैसे ही इल्तुतमिश मरा रिबेलियन चालू हुए, उसके बाद में रज़िया मरी रिबेलियन चालू हुए, बालबान मरा रिबेलियन चालू हुए, वैसे फिर अलाउद्दीन खिलजी मरा रिबेलियन चालू हुए, एमबीटी मरा रिबेलियन चालू हुए। तो ये रिबेलियन जो है वो एकदम ऑर्डिनरी एस्पेक्ट हुआ करता था, स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल वाले एरिया में तो दिखाई ही दिया है। एंड फिर ये रिबेलियस जो है उसको आपको रोकना पड़ेगा बिकॉज उसके बिना आप कंसोलिडेशन नहीं कर पाओगे। देयर आफ्टर फिर इसने जो है लोकल लेवल के रिलीजियस अथॉरिटी, जो अगेन एक बड़ा कंजर्वेटिव ब्लॉक आपके कोर्ट में होता है, उनको भी कम करने का काम किया। इसमें मदद माश वाले ग्रांटी हमको दिखाई देते हैं। ये पॉलिसी अगेन अकबर के टाइम पे हम लोगों को दिखाई दी है। अकबर जो है उसने रिलीजियस ग्रांट जो है वो देने इंडिया में चालू कर दिए थे टू द इस्लामिक सेक्शन
इनफैक्ट अकबर के पहले भी ये रिलीजियस ग्रांट हम लोग को दिखाई दिए हैं। हमने देखा भी था कि सल्तनत के टाइम पे हम लोगों को एक दीवान रिसालत दिखाई दिया है, एंड ये दीवान रिसालत जो है उसका चीफ हुआ करता था सदरुस्सुदूर। ये सदरुस्सुदूर चीफ मौलवी ही हुआ करता था, एंड वो बंदा जो है जजेस को भी अपॉइंट करता था, रिलीजियस इंटरप्रिटेशन भी देता था, एंड देयर आफ्टर लैंड ग्रांट भी करता था। इट वॉज अलाउद्दीन खिलजी जिसने सबसे पहले इसकी पावर कर्टेल करने के लिए एक काउंटर फोर्स काजीउल कल्जत नाम की जो पोजीशन है वो ला के रखी थी, जो क्या करेगा, जो सारे के सारे जजेस है वो अपॉइंट करेगा। एंड यही वाला जो एस्पेक्ट है वहाँ पे हम लोग को दिखाई देता है कि जो चीफ मौलवी है सदरुस्सुदूर है, उसके पास अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड ऑनवर्ड ही रिलीजियस ग्रांट देने की पावर थी। बट अकबर के टाइम पर हम लोगों को ये प्रॉपर वर्ड दिखाई दिए हैं कि अकबर के टाइम पर हमको दिखाई दिया कि समथिंग कॉल्ड एज सुयर घूल वॉज देयर। तो ये सुयर घूल जो है इसी को मदद ए माश बोला जाता था। तो मदद ए माश, तो ये मदद ए माश या फिर सुयर घूल जो है ये बेसिकली आप जब लैंड ग्रांट दोगे, ग्रांट जो है लैंड का होगा, तो इसको आप मदद ए माश या फिर सुयर घूल बोलोगे। वैसे ही फिर अगर ये लैंड ग्रांट जो है आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को कर रहे हो कि आपने एक बेसिकली मॉस्क है उसको अगर लैंड ग्रांट कर दिया, तो इसको ये लोग वक्फ बुलाया करते थे। ये वक्फ आज भी इंडिया में काफ़ी अच्छा खासा चलने वाला वर्ड है। इंडिया में आपको एक वक्फ बोर्ड जो है वो दिखाई भी देगा। तो ये वक्फ हो सकता है या फिर बेसिकली ये सुयर घुल मदद माश हो सकते हैं। ये लैंड ग्रांट के टाइप है। ये लैंड ग्रांट जो है बेसिकली अगर आप इंडिविजुअल मौलवी, काजी, उलेमा, इमाम इसको दे रहे हो या फिर रिलीजियस स्कॉलर को दे रहे हो, तो इसको आप क्या बोलोगे, सुयर घुल मदद माश। अगर आप ये वाली लैंड ग्रांट जो है अगर किसी इसको दे रहे हो, दैट इज़ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दे रहे हो, तो उसको आप क्या बोलोगे, देन ऑब्वियसली उसको आप बोलोगे दिस थिंग दैट इज़ वक्फ। तो ये वाले जो वर्ड्स है ये रिलीजियस ग्रांटीज के लिए वर्ड है। बट अगेन हम लोगों ने देखा था कि एंशिएंट टाइम पे ऐसे ही कुछ लैंड ग्रांट जो है वो ब्रह्मदेया ब्राह्मणा को एंड देवदाना टेम्पल को इवन हिंदू किंग्स ने दिए थे। एंड हमने ये भी देखा था कि वो जब लैंड ग्रांट मिले तो इन्होंने क्या किया, हेरिडिटरी राइट जो ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम लेने चालू किए। एंड हेरिडिटरी ग्रांट लेने के बाद, हेरिडिटरी लैंड लेने के बाद अल्टीमेटली वो यहाँ पे लोकल लेवल के ज़मींदार बन गए। अनफॉर्चुनेटली सेम प्रोसेस अकबर के साथ भी हुई, बट अकबर वॉज क्वाइट पावरफुल किंग, तो अकबर ने प्रोसेस को रोक के रखा था कि जब जब लैंड ग्रांट देंगे तो वो हेरिडिटरी बेस पे नहीं मिलेंगे। एंड दर आफ्टर अकबर के टाइम पे हमको एक पॉलिसी भी दिखाई दी है कि अकबर ने कैप भी लगाया था कि वक्फ लैंड हो या फिर सुयर घुल मदद माश वाला लैंड ग्रांट हो, वो 100 बीघा पर पर्सन ही मिलेगा, 100 बीघा से ज़्यादा नहीं मिलेगा। एंड विथ इन दैट 100 बीघा 50 बीघा जो है वो आप दे दोगे किस में, देन कल्टिवेबल लैंड, एंड 50 बीघा यू विल गिव, और आप दोगे किस में, तो वेस्ट लैंड। मतलब 50 बीघा लैंड से आपको रेवेन्यू आएगा, कल्टिवेबल है। 50 बीघा लैंड जो है वेस्ट लैंड है, यहाँ पे कोई खेती बाड़ी नहीं होती, तो आपको खेती प्रमोट करनी पड़ेगी। एंड इन दैट कैपेसिटी धीरे धीरे ये जो होल्डर्स हैं, ग्रांटीज़ हैं, इन्होंने अपने लिए इंडिपेंडेंट पावर, लैंड होल्डर वाले पावर लेने चालू किए, जैसे ब्राह्मणाज एंड टेम्पल्स ने हमने देखा था कि एंशिएंट इंडिया में लिए हुए थे। तो इनकी भी पावर कम करने का काम जो है ये इसने किया था सादत खान ने लोकल लेवल पे। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से हुआ क्या, इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है अब धीरे धीरे इसके हाथ में आना चालू हुआ कि आपके कोर्ट का एक कंजर्वेटिव एलिमेंट है वो भी शांत है, बिकॉज उनको पता है कि अगर ज़्यादा मस्ती की तो अपने हेरिडिटरी लैंड ग्रांटे चले जाएंगे। एंड आप ही के कोर्ट के रिबेलियस एलिमेंट भी शांत है, बिकॉज नाउ यू आर टेकिंग अ स्टर्न मेजर कि अगर रिबेलियन हुआ तो मैं खुद जाऊंगा और उसको सप्रेस करूंगा। देयर आफ्टर नेक्स्ट वन, सिस्टमाइजिंग रेवेन्यू कलेक्शन। तो सिस्टमाइजिंग ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन मतलब आपने जब इन लोगों को अपने अंडर लाया, तो इन्हीं लोगों से आपको ट्रेडिशनल रेवेन्यू आ रहा था कि एक हेरिडिटरी लैंड होल्डर है, लोकल चीफटेन है, या फिर इवन जो ग्रांटीज़ वाले जो लोग हैं वही अपने अपने लैंड में से रेवेन्यू कलेक्ट करके इनको देते थे। बट ऑब्वियसली अब इन सब के राइट जो कर्टेल कर दिए, तो आपको आपकी खुद की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी खड़ी करनी पड़ी, एंड जहाँ पे आपने खुद के लोग जो भर के रखे हुए थे। एंड इट वॉज प्रॉपर, यू कैन से कि लाइक मुगल वाला एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इटसेल्फ। तो लोकल लेवल पे हम लोगों को आमिल लेवल का ऑफिसर दिखाई देता है, उसके ऊपर अमल गुजार के ऊपर दीवान, एंड दीवान जो है अब ये इसको रिपोर्ट करेगा। तो ये ट्रेडिशनल हायरार्की रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की मुगलों की हमेशा से ही रही है, और ये सक्सेसर स्टेट है, तो इन्होंने भी वही वाली पॉलिसी जो है फॉलो करके रखी थी। एंड देयर आफ्टर फिर निगोशिएशन विद सम लोकल ज़मींदार भी हमको दिखाई दिए कि अगर ज़मींदार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है तो उसके साथ रैदर देन गोइंग इनटू द वॉरफेयर, रिकन्सिलिएशन अपना और अपने साथ जो है वो लेके आओ। बट अल्टीमेटली सादत खान बरहानुल मुल्क के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भले ही कितने भी ज़्यादा अच्छे हो, बट अल्टीमेटली वी कैन से कि इसका जो मिलिट्री एम्बिशन है वो अल्टीमेटली इसको ले डूबा।
एंड मिलिट्री एम्बिशन में हमने पहले ही देखा हुआ था कि मिलिट्री एम्बिशन के चक्कर में इसने सबसे पहले 1737 में मुग़ल का जो कोर्ट है उसमें बेसिकली कुछ डिमांड रखे थे। ये डिमांड काफ़ी क्या हुआ हद तक लो हो गए, ये डिमांड बेसिकली एक्सेप्ट नहीं किए गए एंड इसी से चिढ़ के अल्टीमेटली इसने नादिर शाह से हाथ जो है वो भी मिला लिया था। एक्चुअल में ये स्टोरी लेटर ऑन देखेंगे कि 1737 में बाजीराव द ग्रेट ने अटैक किया हुआ था दिल्ली पे एंड ये अटैक रिपल्स करने में सादत खान बरहानुल मुल्क की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन रही है एंड सादत खान बरहानुल मुल्क ने वो क्रेडिट भी लिया कि मेरे वजह से मराठा जो है वापस चले गए, तो अब आप जो है मेरे को एक्स्ट्रा टेरिटरी एंड एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो है वो दो। बट मुगल कोर्ट ने वही बोला कि भाई इतना टेरिटरी आपको हम लोग नहीं देंगे एंड टेरिटरी के साथ साथ जो आप रेवेन्यू मांग रहे हो वो भी नहीं देंगे, बिकॉज बाजीराव हैज़ रैंसैक्ड द दिल्ली। आप आए, आपके वजह से बाजीराव चला गया बट वो लूट के चला गया, भाई पैसा नहीं है अभी। एंड दैट्स वाई दिस पर्सन वॉज अपसेट एंड अपसेट होने के बाद अल्टीमेटली 2 साल बाद जब नादिर शाह का इंडिया के ऊपर इन्वेजन हुआ तो एक बैटल ऑफ करनाल हुआ। बैटल ऑफ करनाल के बाद मैंने आपको बताया भी था कि इवन नादिर शाह डिड नॉट न्यू द इंटरनल स्ट्रेसेस अमॉन्ग द मुगल एम्पायर। ये इंटरनल स्ट्रेसेस बताने का काम नादिर शाह को किसी ने किया है तो सादत खान बरहानुल मुल्क एंड देयर आफ्टर असफ जहाँ निज़ामुल मुल्क। और मैंने आपको बताया भी था कि नादिर शाह को सबसे पहले निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ मिला एंड निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ जो है उसने बेसिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश की। बट ऑन द अदर एंड सादत खान बरहानुल मुल्क जब गया तो सादत खान बरहानुल मुल्क ने बेसिकली उसको प्रॉमिस किया था कि आप दिल्ली पे आते या फिर दिल्ली पे आओगे तो आपको मैं 2 करोड़ रुपए का ब्राइब जो है दूंगा। एंड लेटर ऑन मैंने आपको बताया भी था कि नादिर शाह अल्टीमेटली डिसाइडेड कि इंटरनल स्ट्राइक बहुत ज़्यादा है, nobody is going to coming to rescue मुगल्स एंड इन दैट कैपेसिटी जब उसको श्योरिटी हुई कि अगर मैं दिल्ली को अटैक करता हूँ तो ना राजपूताना ना मराठा एंड अब तो अवध जो है बेसिकली हमारे साथ ही है, इवन रोहिला रूलर नाजिब खान पठान है वो भी ये जो है बेसिकली नादिर शाह के साथ ही था। तो दिल्ली के ऊपर अगर मैं जाके बैठता हूँ तो कोई भी एंटिटी मुगलों के मदद में नहीं आने वाली है। ओनली आफ्टर दैट एश्योरिटी वॉज देयर नादिर शाह फिर अल्टीमेटली जो है नीचे आया एंड मार्च में अल्टीमेटली उसने एज वी हैव ऑलरेडी सीन फॉर 2 मंथ पीरियड पर्शियन डायनेस्टी दिल्ली के ऊपर एस्टैब्लिश भी करके रखी थी और दिल्ली को एक थोरो रैंसैक किया गया था जिसमें रफली 9 to 10 बिलियन डॉलर्स ऑफ दैट पीरियड ऑफ द टाइम जो है वो वर्थ ऑफ द लूट जो है वो लेके गया हुआ था। बट इन एनी केस ये वाले एस्पेक्ट में सादत खान बरहानुल मुल्क की बहुत ही बुरी चीज़ हुई। सबसे पहले तो उसने 2 करोड़ रुपए प्रॉमिस करके रखे थे बट सून ही रियलाइज सादत खान का तो वही एस्पेक्ट था कि नादिर शाह आएगा लूट के चला जाएगा, बट नादिर शाह स्टेड बैक इन दिल्ली एंड दिल्ली में स्टे बैक करने के बाद वो लूट तो चल ही रही थी बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही ऑल्सो सेंट फरमान कि बस सादत खान को भाई पेश किया जाए। एंड सादत खान को जैसे ही पेश किया जाए ये फरमान आया तो सबसे पहले ये पर्शियन आर्मी ने अवध के ऊपर इन्वेजन किया एंड जैसे ही पर्शियन आर्मी का अवध के ऊपर इन्वेजन चालू हुआ सादत खान रियलाइज्ड हिज फॉली हिज मिस्टेक कि भाई गड़बड़ हो गई है एंड वो गड़बड़ अल्टीमेटली रोकने के लिए फिर सादत खान जो है उसने अपनी सुसाइड कमिट कर ली एंड सुसाइड के साथ साथ सादत खान वाला जो चैप्टर है वो एंड हुआ। एंड सादत खान के बाद क्या हुआ, देन सादत खान के बाद द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नवाब इज़ बेसिकली सफदरजंग। सफदरजंग अगेन अ shrewd person, he was son in law of सादत खान बरहानुल मुल्क एंड सफदरजंग जो है ही अल्टीमेटली वेंट इन टू द कोर्ट ऑफ द नादिर शाह। नादिर शाह से माफ़ीनामा उसने दे दिया एंड माफ़ीनामा देने के बाद अल्टीमेटली कैश पेमेंट ऑफ 50 लाख के ऊपर जो है बात सेटल डाउन हो गई। तो 50 लाख का कैश पेमेंट नादिर शाह को दिया गया एंड नादिर शाह रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ सफदरजंग टू रूल ओवर अवध एंड अवध वाला टेरिटरी वापस से जो है पूरा का पूरा सादत खान बरहानुल मुल्क की फैमिली के पास जो है आ गया। एंड देयर आफ्टर सफदरजंग, एज फार एज सफदरजंग इज कंसर्न, अगेन क्वाइट सिग्निफिकेंट नेम। अगर ये बंदा थोड़ा और 10-15 साल जिंदा रहता तो मुगल जो है इंडिया के वन ऑफ द सुप्रीम एंटिटी वापस से बन जाते। बट अनफॉर्चुनेटली सफदरजंग जो है ही बेसिकली फेल टू द कोर्ट इंट्रीग्यूज एंड कोर्ट इंट्रीग्यूज में उसी का वन ऑफ द ट्रस्टेड एलाई था इमादुल मुल्क, इसी ने अल्टीमेटली ट्रेचरी कर दी। एंड इमादुल मुल्क के बारे में भी लेटर ऑन जब मराठाज में जाएंगे तब देखेंगे। तो ये जो इंटरनल राइवलरीज है मुगलों की अभी तक नहीं ख़त्म हुई थी 1750s तक। नादिर शाह आके दिल्ली को लूट के गया, बाजीराव 1737 में आके दिल्ली को लूट गया, मुगल्स फेल हो रहे हैं बट मुगल्स के मिलिट्री कमांडर की जो आपसी रंजिशें है वो कोई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एंड इसके साथ भी अल्टीमेटली वही हुआ, तब उसकी थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है इट वॉज अंडर सफदरजंग, ये पूरा अवध डायनेस्टी जो है वो वापस से क्या हुआ, वापस से सुप्रीम बनना चालू किया। सिंस सफदरजंग जो है ही वॉज बेसिकली बिकमिंग और ही हैड बिकेम रूलर विद द हेल्प ऑफ द नादिर शाह
एंड नादिर शाह के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थे कि मुग़ल एम्पायर जो है वो दिल्ली में वापस से रीएस्टैब्लिश होने वाला है। तो दैट्स वाई इसने कभी वो हिम्मत नहीं की कि मुग़ल एम्पायर को डायरेक्टली ब्रेक डाउन करके अपना इंडिपेंडेंट किंगडम निकाल ले। अल्टीमेटली ही एक्सेप्टेड द फैक्ट एंड ही बिकेम लॉयल टू द मुगल्स। एंड मुगल्स को लॉयल बनने के बाद जो सादत खान चीज़ नहीं कर रहा था वो सफदरजंग ने चालू की कि कोई भाई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट करनी है या फिर रेवेन्यू का शेयर हो सकता है, ऑर्डर टाइटल, ये सारी चीज़ों में उसने मुगलों की परमिशन लेके काम करना जो है वो चालू कर दिया। एंड अल्टीमेटली इसी लॉयल्टी से खुश होके जो है, या फिर ये लॉयल्टी के साथ साथ मिलिट्री वैलर भी था कि कुछ ऑटोनोमस सिस्टम या फिर ऑटोनोमस पॉलिटिकल स्टेट जो है वो उसने अपने अंडर लाए। एंड देयर आफ्टर इसी से खुश होके 1748 में सफदरजंग जो है उसको दीवान वजारत का चार्ज भी दिया गया। एंड देयर आफ्टर वज़ीर वाला पोजीशन जो है वो अवध के पास आ गया। अवध के नवाब को वज़ीर भी बुलाया जाता है बिकॉज सफदरजंग ऑनवर्ड जितने भी इम्पॉर्टेंट वज़ीर हुए किसके, मुग़ल एम्पायर के, बाय एंड लार्ज अवध फैमिली के रही है। अवध फैमिली के पास ये वज़ीरत जो है रही है। पहले सफदरजंग एंड सफदरजंग के बाद इवन जो शुजाउद्दौला आया था, तो इवन शुजाउद्दौला वाज आल्सो द वज़ीर ऑफ द एम्पायर। And in that capacity, since Wazir was fighting in the Battle of Buxar, that's why Emperor also had to go into Battle of Buxar. तो वो वाला एस्पेक्ट अभी हम लोग पहले ही देख चुके कि बैटल ऑफ बक्सार में एग्जैक्टली हुआ क्या। तो अब ये वाला भी थोड़ा बहुत देख लेंगे कि एज फार एज दिस दीवान वजारत इज कंसर्न, ये आने के बाद जो है 1748 ऑनवर्ड सफदरजंग की पावर जो है कोर्ट में बढ़ी। एंड एज आई टोल्ड यू बाय द 1753 अल्टीमेटली उसका जो सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट वाला जो एटीट्यूड था, मतलब अपने पास पावर आने के बाद सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन उसने खुद ही लेना चालू किए। एम्पेरर को कंसल्ट तो किया जाता था बट अल्टीमेटली कोर्ट के जो बाकी के फैक्शन है वो अपसेट हुए। एंड कोर्ट के बाकी के फैक्शन ने अल्टीमेटली सफदरजंग का ही एक बंदा है दैट इज़ ट्रस्टेड एलाई यू कैन से, सफदरजंग इसको अपना बेटा भी मानता था, इमादुल मुल्क। ही वॉज ऑफ हार्डली 19-20 ईयर्स, उससे ज़्यादा उम्र भी नहीं थी इसकी। ये पर्टिकुलर बंदे को अल्टीमेटली जो है कोर्ट फैक्शन ने सपोर्ट करना चालू किया। एंड 1753 में ही अल्टीमेटली वी कैन से कि सफदरजंग लॉस्ट आउट हिज पोजीशन। पहले एक स्मॉल लेवल का बैटल हुआ जिसको बैटल ऑफ दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अल्टीमेटली सफदरजंग गॉट डिफीटेड। एंड सफदरजंग जैसे ही डिफीट हुआ ही हैड टू रन अवे टू अवध। अवध में जाने के बाद मुगलों से एक फरमान आया कि भाई आपकी वजारत निकाल ली गई है। एंड दैट वजीरत वॉज ट्रांसफर टू इमादुल मुल्क। एंड इमादुल मुल्क को जैसे ही वजीरत ट्रांसफ़र हुई, सफदरजंग जो उसको बहुत बड़ा झटका भी लगा। एंड झटका लगने के बाद अल्टीमेटली विद इन स्पैन ऑफ ईयर और 2 ही डाइड इन 1754। नाउ ये वाला एस्पेक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वाला एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज लेटर ऑन हम लोग को ये सारी जो चीज़ें ना बैटल ऑफ पानीपत से जोड़नी है। बैटल ऑफ पानीपत यहाँ पे कहाँ से आ गया, तो अल्टीमेटली बैटल ऑफ पानीपत के टाइम पे अवध वाला एरिया जो है और शुजाउद्दौला के टाइम का, शुजाउद्दौला के पास था 1761। मराठास एंड शुजाउद्दौला के जो रिलेशन है वो हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। मराठास जो उन्होंने शुजाउद्दौला को बहुत जगह पे हेल्प भी की हुई है। एंड मराठास ने शुजाउद्दौला को बहुत जगह पे चौथ से जो है बेसिकली मुक्ति भी दे दी है कि चौथ जो है शुजाउद्दौला का माफ़ भी किया हुआ है। बट फिर भी शुजाउद्दौला टर्न आउट टू बी ट्रेचरस और उसने अहमद शाह अब्दाली को सपोर्ट कर दिया इन 1761 बैटल ऑफ पानीपत। उसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये माना जाता है कि जब शुजाउद्दौला के पहले ये जो सफदरजंग था, ये सफदरजंग के साथ जो है मराठास ने ट्रेचरी की थी। सफदरजंग के खिलाफ वाला जो फैक्शन था इमादुल मुल्क का, ये इमादुल मुल्क को सपोर्ट करना जो है बेसिकली अर्लीस्ट लेवल पे मराठास ने ही चालू किया था। एंड इट इज़ ऑलवेज कंसिडर कि शुजाउद्दौला को वो ग्रज था मराठा के अगेंस्ट कि भले ही ये लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं बट यू नेवर नो ये लोग कब मेरे से ट्रेचरी कर दे। तो रैदर देन दे डूइंग ट्रेचरी विथ मी, मैं ही उनके साथ ट्रेचरी कर लो, उनको हरा दूँ। एंड इवन शुजाउद्दौला वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि मराठास की पॉलिटिकल पावर वीक हुई तो मुग़लों की पॉलिटिकल पावर एंड देयर आफ्टर अवध की पॉलिटिकल पावर बढ़ेगी बिकॉज मुग़ल एम्पेरर है, अवध के पास जो वज़ीर का टाइटल जो है वो है। एंड इन दैट कैपेसिटी अलायंस की वजह से ही अल्टीमेटली शुजाउद्दौला ने एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया था कि ही विल हेल्प अहमद शाह अब्दाली इन बैटल ऑफ पानीपत। लिटिल ही न्यू कि ब्रिटिशर्स का डिज़ाइन उस ज़माने में क्या था। एंड अल्टीमेटली शुजाउद्दौला के लिए जो है ये चीज़ अच्छी हुई भी। 1761 में मराठास हारे एंड 61 से लेके 64 के बीच में अवध का पावर जो है इंडिया में सुप्रीम था। इट इज़ वेरी मच अनफॉर्चुनेट कि अवध जो है ये लिटिल स्कर्मिश बंगाल वाले एरिया में जो घुस गया एंड अल्टीमेटली शुजाउद्दौला ने अपनी सारी पावर बैटल ऑफ बक्सार के बाद जो है खो दी। बट इन एनी केस ये वाला जो बंदा है सफदरजंग, ये सफदरजंग के बाद यही शुजाउद्दौला हम लोगों को दिखाई देता है। एंड एज आई टोल्ड यू कि शुजाउद्दौला के रेन में ऐसा कोई बड़ी चीज़ें नहीं हुई एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि 1761 में जैसे ही उसने अहमद शाह अब्दाली को ज्वाइन किया,
अहमद शाह अब्दाली को ज्वाइन करने के बाद ही बिकेम विक्टोरियस, इमाद उल मुल्क की पावर चली गई एंड वज़ीर वाली पोजीशन जो है 1761 में जो है वापस से मिल गई। किसको? शुजाउद्दौला को। एंड 1761 से लेके 1764 फॉर द ब्रीफ टाइम पीरियड ऑफ द 3 years शुजाउद्दौला वॉज द सुप्रीम पॉलिटिकल एंटिटी इन आवर कंट्री। बट वही है कि बैटल ऑफ बक्सार का सागा जो अभी मैंने आपको बताया, उसके बाद सारी की सारी पावर जो है इसी की भी चली गई। तो एलिजियंस टू मुगल जो है इसने भी कंटिन्यू रखा, बिकॉज मुगल्स एज आई टोल्ड यू अभी भी इंडिया में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी माने जाते थे एंड नन ऑफ देम हैड दैट गट्स टू गो अगेंस्ट मुगल। तो ये वाला एस्पेक्ट हम लोगों ने लेटर मुगल के टाइम पे ही देखा था कि धीरे धीरे करके ये इंटरनल स्ट्रेसेस जो बाहर आ रहे थे एंड अल्टीमेटली ये सारे ही स्ट्रेसेस खत्म हो गए। कब खत्म हो गए? जब 1764 में बैटल ऑफ बक्सार हुआ। जब आपका एम्पेयर ही अंग्रेज़ों के हाथों में लग गया है तो इंडिया में जितनी भी पॉलिटिकल एंटिटी बैठी हुई थी उनके लिए वो फाइनल स्ट्रॉ था, फाइनल नेल इन द कॉफिन था कि अल्टीमेटली अब एम्पेयर जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो लेट्स स्टार्ट टू टेक अवे आवर इंडिपेंडेंट किंगडम। बट 1764 तो बहुत बाद में था। ही बिकेम 1754 में नवाब ऑफ अवध एंड फिर इसी ने मुगलों के साथ जो है वो टाइज कट ऑफ नहीं किए थे। देयर आफ्टर एंटायर अवध को मुगल के कोर्ट पॉलिटिक्स में भी इसने मेंटेन रखा एंड देयर आफ्टर एंटायर अवध को बैटल ऑफ पानीपत में भी वो लेके गया था। एंड दैट इज़ वाई बैटल ऑफ पानीपत के बाद वापस से वजीर वाली जो पोजीशन है इसको मिली। एंड बैटल ऑफ पानीपत के बाद अल्टीमेटली थर्ड बैटल ये जो है दैट इज़ बेसिकली बैटल ऑफ बक्सार हम पहले ही देख चुके हैं। एंड बैटल ऑफ बक्सार के साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि शुजाउद्दौला को अल्टीमेटली कुछ इंपॉर्टेंट या फिर हैवी टर्म जो ब्रिटिशर्स के एक्सेप्ट करने पड़े। सबसे पहले तो कैश पेमेंट ऑफ 50 लाख देना पड़ा। टेरिटरी ऑफ कारा जो सेपरेट की गई अवध से वो मुगल एम्पायर को दे दी गई। एंड आफ्टर शुजाउद्दौला ऑल्सो हैड टू मेंटेन अ कंटिजेंट ऑफ द ब्रिटिश आर्मी इन हिज कैपिटल दैट इज़ इलाहाबाद। जैसे ही ब्रिटिश आर्मी का एक कंटिजेंट अपने आपके कैपिटल में रखा देन यू आर अ डेड पर्सन। ये हम लोग देख चुके हैं कि ब्रिटिशर्स ने ये एक्सपेरिमेंटेशन सबसे पहले मीर जाफ़र के साथ ही करके देख लिया था। मीर जाफ़र के साथ वो चीज़ हुई थी कि उसका एक 6000 का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंटिजेंट उसने रखा था। एंड नाउ मीर जाफ़र वॉज इन प्रिकेरियस पोजीशन कि ये जो कंटिजेंट है उसके मिलिट्री कमांडर कोर्ट के राइवल फैक्शन के साथ कांटेक्ट करके बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से हुआ क्या, आपके हाथ से आपका कोर्ट चला गया। अब वो कोर्टियर को पता है कि अगर हमारे नवाब को कंट्रोल करना है तो हमारे पास ब्रिटिशर्स है, तो ब्रिटिशर्स के साथ कोल्यूजन करके नवाब के ऊपर प्रेशर बनाने का काम ये लोग करते थे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, सिंस आर्मी वॉज सिटिंग इन द कैपिटल, तो आप आपकी आर्मी लेके जो है बगावत भी नहीं कर पाते थे। बगावत करोगे कैसे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी तो अपने अपने कैपिटल में ही रखी हुई है और 6000 से लेके 10,000 का अगर ब्रिटिशर्स का फोर्स है तो वी हैव ऑलरेडी सीन कि अगर इतना बड़ा फोर्स अगर ब्रिटिशर्स का आपके कैपिटल में है तो दैट वाज इनफ 40, 50, 60,000 की आर्मी को हराने के लिए जो इंडिया की आर्मी है। एंड इन दैट कैपेसिटी आप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कभी रिवॉल्ट बगावत कर ही नहीं पाओगे। शुजाउद्दौला के साथ भी वही हुआ एंड अल्टीमेटली शुजाउद्दौला रियलाइज्ड हिज फेट। एंड फिर 1765 से लेकर 1775 के बीच में शुजाउद्दौला शांत ही रहा, बिकॉज जो फेट एक ज़माने में अली वर्दी खान ने रियलाइज़ करके रखा था, जो फेट एक ज़माने में इवन निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ ने रियलाइज़ करके रखा हुआ था कि ब्रिटिशर्स के सामने हम लोग नहीं टिक पाएंगे, तो यही वाला जो फेट है इवन अब ये जो है दैट इज शुजाउद्दौला ने भी क्या किया, रियलाइज़ कर लिया। शुजाउद्दौला ने इसको एक्सेप्ट कर लिया एंड शुजाउद्दौला ने अल्टीमेटली 65 से लेके 75 ये जो 10 ईयर का पीरियड है 1765 से 1775 इसमें शांत रहना ही जो है वो प्रेफर कर गया। एंड दैट्स वाई फिर हम लोग को दिखाई देता है कि सब्जुगेशन ऑफ द अवध जो वो शुजाउद्दौला के पीरियड में ही रहा है। ऑब्वियसली भी इसके ऊपर अगर बात करनी रही इन बिटवीन दिस 10 ईयर तो बहुत सारे इंटरनल कोर्ट इंट्रिग्यूज एंड ऑल दैट स्टफ स्टोरीज आर देयर, पर उसमें नहीं जाएंगे। जीएस के लिए करना है हम लोगों को फैक्चुअल डाटा ही थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसी के ऊपर फोकस रखेंगे कि लेटर नवाब की बात करें तो शुजाउद्दौला के बाद जो नेक्स्ट नवाब आया था दैट वाज असफुद्दौला। एंड असफुद्दौला ने वही चीज़ करने की ट्राई की जो एक ज़माने में मीर कासिम ने ट्राई की थी। तो मीर कासिम के बारे में हमने देखा था कि इन ऑर्डर टू टेक कंट्रोल ऑफ हिज कैपिटल बैक अल्टीमेटली उसने अपनी कैपिटल ही शिफ्ट की। इसके साथ भी वही हुआ एंड फिर इसका फ़ायदा हुआ लखनऊ को, बिकॉज इसने इलाहाबाद से अपनी कैपिटल शिफ्ट की लखनऊ में कुछ स्ट्रक्चर भी बांधे जैसे रूमी दरवाज़ा है एंड रूमी दरवाज़ा के साथ साथ असफ़ी इमामरा है, ये वाले स्ट्रक्चर भी इसने बांधे। एंड लखनऊ में थोड़ी सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट करने का काम जो है वो भी असफुद्दौला ने ही किया। बट अगेन बाय दिस पीरियड ऑफ द टाइम रेसिडेंट आ चुका था, दैट इज़ ब्रिटिश एजेंट आपके कोर्ट में आ चुका था एंड ब्रिटिशर्स की आर्मी आप जहाँ जाओगे आपकी प्रोटेक्शन के लिए बैठ चुकी है। एंड ये दो चीज़ें जो है वो लीथल चीज़ें थी फॉर एनी इंडियन एम्पायर। इंडियन एम्पायर ने अपना वर्चुअल इंडिपेंडेंस इस चक्कर में खो दिया था, बिकॉज अब ये फैक्शन जो है
ये कोर्ट का स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्शन बन चुका था, ब्रिटिशर्स एंड देयर रेसिडेंट, बिकॉज बाकी सारे फैक्शन जो इनके कांटेक्ट में रहते थे एंड इवन जो आपका नवाब है या फिर राजा है या फिर एम्परर है, उनको इनकी बात माननी पड़ती थी। नहीं माने तो आप रिप्लेस हो जाओगे, आपकी जान चली जाएगी, एंड मानी तो आपकी पोजीशन बनी रहेगी, एटलीस्ट आपकी प्रॉपर्टी, आपका थाट जो है वो तो एटलीस्ट मेंटेन रहेगा। तो गिवन अ चॉइस ऑफ द डेथ एंड लेविश लाइफस्टाइल, मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन किंग उन्होंने लेविश लाइफस्टाइल ही प्रेफर करना चालू कर दिया। सेम हैपन विद द नेक्स्ट नवाब ऑल्सो कि ये जो है वज़ीर अली खान, ये वज़ीर अली खान जो है अल्टीमेटली उसने इतनी लैविश लाइफस्टाइल जीना चालू कर दिया कि अपने लोगों को भी हैरेसमेंट हुई, एंड अपने लोगों को हैरेसमेंट होने के साथ साथ ही वॉज नॉट इवन कैपेबल टू टेक अ मिलिट्री चार्ज, एंड अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने वही रियलाइज़ किया कि असफुद्दुल्ला के बाद जो वज़ीर अली आया हुआ है इसको रिप्लेस करना ही सही रहेगा, एंड वज़ीर अली को फिर अल्टीमेटली एक पपेट नवाब के साथ जो है रिप्लेस कर दिया गया। दैट पपेट नवाब इज़ बेसिकली सादत अली खान। तो ये सादत अली खान जो है ही वॉज द पपेट नवाब, एंड इट वॉज दिस सादत अली खान जिसने सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी जो है 1801 में साइन करके रखी थी। सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी भी लेटर ऑन हम लोग इलेबोरेटली पढ़ेंगे, देखेंगे, तब समझेंगे कि ये सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी जो है उसके हर एक प्रोविज़न जो है, टोटल 5 प्रोविज़न हम लोगों को ये ट्रीटी में दिखाई देते हैं कि सबसे पहले जो आपकी इंडिजीनियस आर्मी जो है उसको निकालना है, उसके जगह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी रखनी है। ये आर्मी जब आप रखोगे तो आर्मी रखने के बाद जो है बेसिकली उसका खर्चा पानी आप ही को उठाना है, तो आपको एक एनुअल कैश पेमेंट देना पड़ेगा, एंड इफ एनुअल कैश पेमेंट इज़ नॉट कैपेबल या फिर यू आर नॉट एबल टू गिव दैट एनुअल कैश पेमेंट, देन आपको आपकी टेरिटरी जो है वो देनी पड़ेगी। इसी चक्कर में अल्टीमेटली आधे से ज़्यादा अवध जो ब्रिटिशर्स ने अपने पास ले लिया था, बिकॉज अवध के नवाब ने हाथ खड़े कर दिए, भाई इतना खर्चा जमेगा नहीं, तो आप आधी टेरिटरी दे दो, वहाँ से हम हमारा खर्चा जो है निकाल लेंगे दोगुना लगान लगा के। देयर आफ्टर तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो था आर्मी, एंड देयर आफ्टर आर्मी का जो प्रेजेंस आपके कोर्ट में मैनेज करना है, उसके लिए आपका एक रेसिडेंट जो है वो कोर्ट में रहेगा। तो रेसिडेंट एज अ ब्रिटिश एजेंट जो आपके कोर्ट में आएगा, तो रेसिडेंट जो आपकी आर्मी का जो मैनेजमेंट है वो भी देखेगा, एंड आर्मी का मैनेजमेंट देखने के बाद और 2 चीज़ें देखेगा, दैट इज़ इंडिया का रूलर जो है कोई फॉरेन या फिर कोई भी दूसरे इंडिजीनियस रूलर के साथ जो है संबंध नहीं रखेगा। अगर रखना है तो ब्रिटिश की परमिशन लगेगी, परमिशन के बिना अलायंस वर फॉरबिडन। तो रेसिडेंट ये भी चेक करेगा कि भाई इंडिया का रूलर कोई अलायंस रख रहा है या नहीं रख रहा है। एंड लास्ट वन इज़ बेसिकली कोई भी यूरोपियन एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंडिया का किंग जो है नहीं देगा, कि किसी भी यूरोपियन को आपको आपके कोर्ट में एम्प्लॉयमेंट नहीं देनी है। तो ये वाला एस्पेक्ट जो है ये भी हम लोग लेटर ऑन देखेंगे। ये हर एक एस्पेक्ट जो हम है अभी मैंने जो आपको बताया सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी के, लेटर ऑन इसको इलेबोरेटली देखेंगे भी कि प्रोविजन आए क्यों आए, कहाँ से, और ये लाने के पीछे का पर्पस क्या था ब्रिटिशर्स का। बट ये 5 प्रोविजन जो थे इट वाज अ डेथ बेल फॉर द इंडियन एम्पायर्स। इंडियन एम्पायर, इंडिया के राजा रजवाड़े, इंडिया के नवाब एंड देयर आफ्टर बादशाह सुल्तान, इन्होंने जैसे ही ये चीज़ साइन कर ली देन योर गेम वाज ओवर। आपका पूरा किंगडम आपने थाली पे सजा के जो है ब्रिटिशर्स को दे दिया। एंड यही सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी जो है ये सादत अली ने साइन करके रखी थी, बिकॉज सादत अली को थ्रोन पे बिठाने का काम ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। एंड देयर आफ्टर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज बेसिकली 1856 फाइनली अनेक्सेशन ऑफ द अवध जो लॉर्ड डलहौजी ने किया था, एंड जो मैंने अभी आपको बताया भी कि लॉर्ड डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी है ये लेटर ऑन इलेबोरेटली देखेंगे। बट अगेन इसको नटशेल में आपको समझना है, तो लैप्स हो रहा है, क्या लैप्स हो रहा है, तो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी जो है वो लैप्स हो रही है। इंडिया के हर एक किंग ने अब ये मान लिया था कि ब्रिटिश का मोनार्क जो है वो सुप्रीम है, तो ब्रिटिश का मोनार्क पैरामाउंट है, तो पैरामाउंट जो है आपके सर के ऊपर हाथ रखा हुआ है, दैट्स आपकी पोजीशन एज अ किंग एज अ प्रिंस इंडिया में मेंटेन है। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में यही पैरामाउंटेसी मतलब यही हाथ जो आपके सर पे है वो लैप्स हो रहा है। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो लगाने के पीछे डलहौजी ने रीज़न भी दिए थे कि देखो किंग ने जो पैरामाउंटेसी एज्यूम की है, आपके सर के ऊपर हाथ रखा है, वो आपके सर के ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर नहीं है। तो आपके मरने के बाद आपकी गद्दी नेक्स्ट किसको जाएगी, आपके बेटे को जाएगी या फिर किसी और को जाएगी, ये डिसाइड करने का राइट जो ब्रिटिश मोनार्क को है। एंड इन दैट कैपेसिटी ब्रिटिश मोनार्क के पास आपको जाना पड़ेगा। बट सिंस यू कैन नॉट गो टू ब्रिटिश मोनार्क, लंदन में जाने का खर्चा जो है आप नहीं दे पाओगे, तो आप मेरे पास आओगे, बिकॉज हुआ मैं तो मैं जो बेसिकली ब्रिटिश मोनार्क का एजेंट हूँ इंडिया में, एंड फिर मैं डिसाइड करूँगा कि भाई आपकी गद्दी जो है आपके बेटे के पास जाएगी या नहीं जाएगी। उसमें डलहौजी ने फर्दर बोला कि भाई देखो अगर आपका जो है बच्चा लेजिटिमेट है, मतलब आपने शादी की हुई है एंड शादी से आपको बच्चा हुआ है, देन ऑब्वियसली फिर उसमें मेरे को कोई राइट नहीं है टू इंटरफियर, वो गद्दी जो आपके बच्चे के पास चली जाएगी। बट अगर आपका बच्चा इललेजिटिमेट है, ये इललेजिटिमेट चिल्ड्रन वाला कंसेप्ट भी लेटर ऑन देखेंगे, क्रिश्चियनिटी एंड हिंदू रिलीजन को भी कंपेयर करना पड़ेगा।
बट अगर आपका बच्चा इलेजिटिमेट है तो ऑब्वियसली फिर वो गद्दी जो है वो आपके बेटे के पास नहीं जाएगी, पैरामाउंटेसी जो आपकी लैप्स हो जाएगी एंड आपकी गद्दी जो है ब्रिटिशर्स के पास आ जाएगी, मतलब ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ योर किंगडम होगा। अंडर दिस इलेजिटिमेट किड पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ एनेक्सेशन लगने वाला जो सबसे पहला स्टेट जो था वो था सातारा। सातारा के बाद फिर जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, भरतपुर, करौली, नागपुर, झांसी, ऐसे इम्पॉर्टेंट किंगडम जो है इंडिया के छोटे मोटे ही लेवल के हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के किंगडम, बट वो अनेक्स किए गए। एंड आफ्टर डलहौजी ने यही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है अवध के ऊपर भी लगाया बाय स्टेटिंग कि भाई देखो नवाब वाजिद अली शाह जो अवध का नवाब है उसके मोर देन 10 लेजिटिमेट सन है, बट फिर भी हम लोग जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इस पे लगा रहे हैं बिकॉज ऑफ द मैल एडमिनिस्ट्रेशन। ये गुड गवर्नेंस नहीं चल रहा है, वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो नवाब ऑफ अवध दे आर नॉट एबल टू हैंडल देयर एम्पायर एंड उसने अल्टीमेटली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा दिया। ये जैसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा लिया, वाजिद अली शाह को हार्ट अटैक आ गया, ही डाइड इन दैट एस्पेक्ट एंड देयर आफ्टर उसका 14 साल का बेटा था बिरजिस कादिर खान। इसको लेके नवाब वाजिद अली शाह की बीबी एंड माँ या फिर मदर ऑफ बिरजिस कादिर खान दैट इज़ बेगम हज़रत महल रिवॉल्ट ऑफ 1857 में उतरी, बट अल्टीमेटली रिवॉल्ट ऑफ 1857 में इंडिया के जितने भी रूलर थे वो हारे एंड इन दैट कैपेसिटी यही कंसिडर किया जाता है कि बेगम हज़रत महल अलॉन्ग विथ हर फैमिली शी रैन अवे टू द नेपाल एंड फिर उसके बाद उनका क्या हुआ किसी को नहीं पता, बट दिस इज़ वेरी सैड एंड ऑफ द अवध डायनेस्टी। अब ये सैड एंड में अगर आप हिस्ट्री में ऑप्शनल में देखोगे तो ऑप्शनल में थोड़ा सा आपको इसका एनालिसिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इट इज़ सैड एंड बिकॉज नवाब वाजिद अली शाह होगा उसकी पूरी फैमिली स्टार्टिंग फ्रॉम शुजाउद्दौला दे हैव ऑलवेज रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिशर्स। आपको एक भी इंस्टेंस जो है वो रिवॉल्ट का यहाँ पे दिखाई नहीं देगा एंड सिंस रिवॉल्ट का एक भी इंस्टेंस नहीं था एंड दे नेवर इवन इंट्रीग्यूड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, देन ऑब्वियसली अवध को अनेक्स करना जो है इट वॉज मोरली एंड एथिकली रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके ऊपर बहुत सारे डिबेट भी है, बट दैट इज समथिंग फॉर ऑप्शनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर एंड आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर कि अवध जो है नाउ यू कैन क्लियरली सी ये जो अवध वाला जो पूरा का पूरा एरिया है वो बंगाल जो है उसके बाहर में बैठा हुआ था टिल 1856 एंड एज अ बफर स्टेट जो उसने हमेशा से ही काम जो है किया हुआ है। यहाँ पे नीचे जो आपको दिखाई देगा कि बेसिकली बड़े बड़े विंध्यन रेंजेस है एंड देयर आफ्टर यहाँ पे जो है बेसिकली सोन रिवर आती है, तो दैट्स आप यहाँ वाले एरिया से बंगाल पे अटैक नहीं कर पाते थे। तो अगर आपको बंगाल पे अटैक करना है तो आपको ऑब्वियसली ऊपर से घूम के जो है अवध के थ्रू ही अटैक करना पड़ता था एंड यही चीज़ जो है ब्रिटिशर्स ने रियलाइज़ कर ली थी कि नेचुरल फ्रंटियर है विंध्यन रेंजेस, महानदी रिवर हो सकता है या फिर इवन रिवर सोन हो सकता है। तो दैट्स वाई फिर ब्रिटिशर्स ने जो है अवध को एज अ बफर स्टेट जो है मेंटेन रखा था। बाय 1856 ये बफर की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज मराठास देमसेल्फ हैड कोलैप्स्ड एंड जब मराठास ही कोलैप्स हो गए तो बफर स्टेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं एंड दैट्स वाई 1856 में डलहौजी ने ये वाला स्टेट है अनेक्स कर लिया। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैंने अभी आपको बताया था कि लखनऊ एंड आफ्टर इलाहाबाद एज अ टेक्सटाइल सेंटर नवाब के अंडर जो है दैट इज़ दिस एंटायर फैमिली ऑफ द सादत खान बरहानुल मुल्क उसके अंडर एस्टैब्लिश हो चुके थे एंड ब्रिटिशर्स वी आर इंटरेस्टेड इन दैट कॉटन मार्केट ऑल्सो। एज लॉन्ग एज नवाब वॉज देयर इसका टोटल थोड़ा एक्सप्लॉयटेशन पॉसिबल नहीं था तो इसके लिए निकाल गया। तो ये दो रीज़न हम लोगों को दिखाई देते हैं कि वाई अवध वॉज अल्टीमेटली अनेक्स्ड इन 1856। तो एक तो उसका कॉटन मार्केट था एंड अवध को मेंटेन रखने के पीछे की जो रैशनैलिटी थी दैट इज़ मराठा थ्रेड वो भी 1856 तक जो है ख़त्म हो चुकी थी। तो इनिशियल लेवल पे बफर स्टेट था अवध, बट लेटर पीरियड में ये बफर स्टेट की कोई ज़रूरत नहीं थी तो ये पूरा का पूरा जो है अनेक्स जो है ब्रिटिशर्स ने कर लिया। तो दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड गाइस टुडे। अगेन जाने से पहले ये जो बैच है विच आई हैड लॉन्च इन द 17-18 जुलाई, इस बैच को थोड़ा सा मैंने और एक्सटेंड करके रखा है। इसका क्लोजिंग एडमिशन एक्सटेंड करने के पीछे के दो रीज़न हैं कि सबसे पहले थोड़ा सा एक हफ्ते का डिले जो है मेरी तरफ से ही हुआ इन ऑर्डर टू किक स्टार्ट द बैच एंड दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो बेसिकली बहुत सारे बच्चों का कहना था कि ये फर्स्ट वीक को ये बैच रहने दो बिकॉज दे कैन अफोर्ड द पेमेंट इन द फर्स्ट वीक। तो दैट्स वाई वी हैव एक्सटेंडेड द एडमिशन टिल 8th of August। तो अभी आपके पास 8th of August का टाइम पीरियड है। वी हैव ऑलरेडी लॉन्च दिस बैच बट इसका अभी तक सिर्फ 2 ही लेक्चर मेरा हुआ है। इसके पहले मैंने एक ऑलमोस्ट 9 ओरिएंटेशन सेशन इसमें लिए थे एंड ओरिएंटेशन सेशन एज यू नो मैं हर एक बैच के पहले लेता हूँ। ओरिएंटेशन के बिना डायरेक्टली किक स्टार्टिंग हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस।
तो एक ऑलमोस्ट 9 से 10 जो है ओरिएंटेशन हमारे हुए एंड 2 एक्चुअल लेक्चर इसके हो चुके हैं. सो इफ़ यू आर फ्रॉम द हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड एंड यू हैव नॉट परचेज दिस बैच एज ऑफ नाउ, देन दिस इज द राइट टाइम टू डू दैट. वी हैव एक्सटेंडेड द एडमिशन टिल 8th August. एंड ये बैच के बारे में मैंने आपको पहले ही बोला है, कुछ जनरल क्वेरी बच्चों की थी, सर मैपिंग लेक्चर इसमें कवर होंगे. देन यस, 4 डेडिकेटेड मैपिंग लेक्चर इसमें कवर अप होंगे. PYQ का डिस्कशन जो है वो भी मैं इसमें करवाता हूँ और PYQ के आपको मॉडल आंसर जो वो भी मैं प्रोवाइड करवाता हूँ. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 140 से 160 लेक्चर, क्रक्स मटेरियल, हैंड रिटन नोट, PPT एंड अब तो इसमें टेस्ट सीरीज जो है वो भी एडेड आती है. तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है. एक बार आपने ये कर लिया तो कंटेंट एनरिचमेंट ये वो अलाना फलाना ये करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो हरी अप गाइस, 8th August इज़ द लास्ट डेट नाउ. And if you are not from the history optional background, then do spread the word for me guys. So that will be it from my side आज के लिए. We will stop over here. कल जो है basically we are going to start with the conquest of Mysore. अब हम लोगों को वही देखना है कि अवध, बंगाल एंड इवन मुगलों तक का दिल्ली वाला एरिया जैसे ही ब्रिटिशर्स ने 1765 में कैप्चर कर लिया, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टारगेट जो है ब्रिटिशर्स का मैसूर कैसे डेवलप्ड हुआ एंड फिर ये मैसूर का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कैसे रफली चला. अगेन 40-45 मिनट्स के एक रफली 3 वीडियोज जो है इसके ऊपर हम लोग को लगेंगे, तो 3 सेशन में वी विल रैप इट अप. तो दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड गाइज टुडे. थैंक यू सो मच. अगेन वी आर गोइंग टू मीट टुमारो. ओके, आई विल स्टॉप द सेशंस एंड विल मीट टुमारो. थैंक यू सो मच गाइज. थैंक यू.